सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं कक्षा 10th की पूरी बायोलॉजी। ठीक है, तो प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है वर्क मानव में किस तंत्र का भाग होता है? जो वर्क होता है, किडनी होती है, वो मानव के अंदर किस तंत्र का भाग होता है? क्या पोषण का भाग होता है? नहीं। श्वसन तंत्र का भाग होता है? नहीं। उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है? जी हाँ। जो वर्क है, किडनी है, वो किसका भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जो क्या बनाती है? मूत्र का निर्माण करती है। चलो अगला, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जो पादप है, पादप के अंदर दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है जाइलम, एक पाया जाता है फ्लोएम। जाइलम है जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ जाइलम टू Z2 क्या आएगा? जल। तो ऑप्शन नंबर ए जल का परिवहन करता है। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है? देखो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से बाहर से प्राप्त कर लेते हैं, जल है जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। जल किसके द्वारा? जड़ों से, ये वातावरण से। और जो क्लोरोफिल है ये कहाँ से होता है? पत्तियों के अंदर पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, इसके अंदर कुछ संरचनात्मक कुछ इकाइयां होती है जिन्हें क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? नेफ्रॉन या वर्गाणु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस उत्तक द्वारा होता है? जो भोजन का स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। किसका द्वारा होता है? फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन। अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न, कह रहा है कृत्रिम वर्क आर्टिफिशियल किडनी किस प्रक्रिया द्वारा रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाता है? वो हो जाएगा अपोन, या इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अपोन या डायलिसिस। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? जो हमारा रक्त है, रक्त के अंदर जो भी जहरीले लवण पाए जाते हैं उनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पादप अपने अपशिष्ट उत्पाद को कहाँ संचित करते हैं? कोशिकीय रिक्तिका में बिल्कुल करते हैं, गोंद व रेजिन के रूप में करते हैं, गिरती हुई पत्तियों में करते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होने वाला है। सभी के अंदर अपना भोजन स्टोर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत है? ऑक्सीजन गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उस समय जो ऑक्सीजन गैस है वो किससे निकलती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसके कार्बन डाइऑक्साइड के से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है जी? ग्लूकोज बनता है। जो ऑक्सीजन गैस है वो किसके द्वारा निकलती है? जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा। जो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, सूर्य का प्रकाश, और उसके अंदर जो पर्णहरित अणु होते हैं, पर्णहरित अणु, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का उपयोग करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाते हैं। और जो ग्लूकोज है वो किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये ऑक्सीजन जल से। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अपना नेक्स्ट प्रश्न है,
रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्त दाब का मतलब क्या होता है? रक्त दाब का मतलब है हमारी जो धमनियां हैं, धमनियों के अंदर कितना दाब है, रक्त कितना दाब लगा रहा है, वही उसका क्या होता है? रक्त दाब। ठीक है, यानी धमनियों के अंदर या रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध रक्त के द्वारा लगाई गई दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब। और इसको मापने वाला यंत्र होता है स्पाइगमोमेनोमीटर, या इसे और क्या कहते हैं? रक्त चाप मापी। रक्त चाप मापी कहते हैं हिंदी में इसको। अगला, सामान्य श्वास व्यवस्था का प्रकुंचन और अनुशीतलन। एक तो होता है सिस्टोलिक, क्या कहते हैं जिसे? सिस्टोलिक संकुचन दाब या प्रकुंचन दाब कहते हैं। एक होता है अनुशीतलन दाब, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक जो दाब होता है ये होता है प्रकुंचन दाब, तो होता है प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक दाब होता है 120, और अनुशीतलन डायस्टोलिक दाब कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो 120 बट्टा mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के किस कोष्ठ की पेशियां भित्ति सबसे मोटी होती है? जो हमारा हृदय है, हार्ट है, उसके अंदर देखो 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं जी? 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाए जाते हैं। जो मानव का हृदय है उसके अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं। चारों चेंबरों में से जो नीले है, जो नीले है उसकी दीवारें मोटी होती है। दीवारें क्या होती है? मोटी। और नीले में से भी एक जो नीले है जो संपूर्ण शरीर के अंदर क्या भेजता है? रक्त भेजता है। उसकी दीवारें सर्वाधिक मोटी होती है। किस, कौन सा नीले की? बायां नीले की। कौन सा नीले? बायां नीले। ये है बायां नीले और ये है बायां आलिंद। ठीक है, और ये दायां आलिंद और ये है दायां नीले। ठीक है, तो इसका जो भित्तियां हैं वो सर्वाधिक मोटी होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बायां नीले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखो जो मछली है, मछली के अंदर 2 चेंबर पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने? 2 कोष्ठ। एक तो होता है आलिंद और एक होता है नीले। एक आलिंद होता है, एक ही क्या होता है? नीले पाया जाता है। और जो मछली का हृदय होता है इसके अंदर रक्त केवल एक बार ही आता है। ठीक है, तो इसके 2 चेंबर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, रुधिर का वे घटक जो चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी क्लोट बनाकर मार्ग अवरुद्ध करता है। तो रक्त का थक्का बनाने वाली, देखो रक्त के अंदर 3 प्रकार की मुख्य रूप से कणिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है पट्टिकाणु। क्या होती है? पट्टिकाणु या बिंबाणु भी कहते हैं या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, मुख्य रूप से क्या काम करती है? ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके अंदर है कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। ये इसके साथ वहन करती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन। आगे जो डब्ल्यूबीसी है इसे शरीर के प्रथम सैनिक कहा जाता है और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु का कार्य होता है ये रक्त का थक्का बनाना। तो प्लेटलेट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, लसिका के बारे में देखो, लसिका एक प्रकार का क्या होता है? दरु होता है, दरवी ही होता है ना। और इसके अंदर बहुत कम मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। और ये रंगीन होता है। कैसे होता है? रंगीन। ये रंगीन होता है और इसमें कम मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से किस रूप में होता है? जो भोजन का स्थानांतरण है वो फ्लोएम ऊतक है उसके अंदर किस माध्यम से होता है? ग्लूकोज के माध्यम से होता है क्या? नहीं जी। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है? सुक्रोज के माध्यम से होता है। सुक्रोज क्या होती है? सुक्रोज को जब जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तो इससे बनता है एक तो ग्लूकोज और एक बनता है फ्रेक्टोज। क्या बनता है? फ्रेक्टोज बनता है। तो इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रेक्टोज बनता है। तो इन दोनों से मिलकर कौन बनाता है? सुक्रोज।
इन दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर कौन बना होता है? सुक्रोज। अगला, ऊंचे या उच्च, ऊंचे के ऊंचे उच्च संगठित पादपों में वेन तंत्र के मुख्य घटक कौन से होते हैं? एक तो होता है जाइलम जो जल का परिवहन करता है, एक होता है फ्लोएम जो भोजन का परिवहन करता है। अगला, हृदय में मौजूद वालों का मुख्य कार्य क्या है? जो हृदय के अंदर वाल्व होते हैं वो क्या करते हैं? जो रक्त है उसके एक दिशीय फ्लो को बनाए रखते हैं, एक दिशीय फ्लो को प्रवाह को बनाए रखते हैं। तो रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वायवीय श्वसन में पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? जो वायवीय श्वसन है उसके अंदर जो पाइरुवेट है उसका विखंडन कहाँ होता है? देखो, सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है, कौन? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ टूटता है भाई? कोशिका दरिये में। कहाँ टूटता है? कोशिका दरिये के अंदर टूटता है। किसमें टूटता है? पाइरुवेट अम्ल में। पाइरुवेट अम्ल में टूटता है। पाइरुवेट अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सूत्र कणिका के अंदर टूटता है। सूत्र कणिका के अंदर टूटता है। किसके अंदर टूटता है? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है जी? ऊर्जा बनाता है। बात समझ में आ गई क्या? कि ये बनाता है तो ये क्रिया कहाँ होती है? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न कहना है सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? संकुचन की ऊंचाई प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में पुराने जाइलम में, देखो ये प्रश्न बोर्ड में एक बार पूछा गया है, पुराने जाइलम में किस रूप में संचित रहते हैं? वो होता है गोंद या रेजिन के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड का पूछा गया था खाली जगह में। अगला प्रश्न, मानव विसर्जन तंत्र में मूत्र का अस्थायी भंडारण, जो मूत्र है उसका अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? जो एक पेशीय संरचना होती है, पेशीय संरचना, ठीक है, उसके अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय क्या कहते हैं? मूत्राशय। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक मूत्राशय संरचना है, पेशीय संरचना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, रुधिर का वे घटक जो चोट के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करता है, अभी देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, प्लेटलेट्स। अगला, पादपों में वाष्प उत्सर्जन का मुख्य लाभ क्या है? पादपों के अंदर देखो जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो पेड़ पौधे के टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जिसके कारण क्या रहेगा? जल का अवशोषण भी हो जाएगा और ऊपरी मुखी गति में सहायता करता है। ठीक है, जल के ऊपरी मुखी गति में क्या करता है? सहायता। कौन? वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला, एटीपी के खंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जो एटीपी है उसके खंडन से, एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का पूरा नाम। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और इसके एक अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। हर एक मोल से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। चलिए अगला, वायु श्वसन के दौरान ग्लूकोज की पूर्ण विखंडन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है? अभी देखा था, एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इसका आंसर होने वाला है CO2, जल और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस कोशिका की कार्यविधि पर निर्भर करता है? रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं, कौन सी कोशिका के द्वारा होते हैं? वो होते हैं द्वार कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। द्वार कोशिकाएं, ये भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला,
वर्क में प्रारंभिक निस्यंदन इनिशियल फिल्ट्रेट में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है जिसे बाद में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या, सभी। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज भी होता है उसके अंदर, उसका भी पुनः अवशोषण होता है। अमीनो अम्ल भी होता है, इसका भी अवशोषण होता है। लवण और प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, जल भी होता है, जिनका भी क्या होता है, अवशोषण। नेक्स्ट, पादपों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मतलब है क्या होता है, क्या करना, भोजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों का वहन करना। आगे, मानव हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर सबसे पहले कहाँ आता है? जो रक्त शुद्ध होकर के सबसे पहले कहाँ आता है भाई? हृदय के अंदर सबसे पहले कहाँ आता है? देखो, हृदय के 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं हृदय के। देखो, देख सकते हो आप, हृदय के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही शुद्ध होता है, जैसे ही रक्त शुद्ध हो जाता है, तो कहाँ पर आता है? बायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है? बायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है? बायां आलिंद आता है। और किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आता है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये फुफ्फुसीय शिरा है। ये क्या है? फुफ्फुसीय शिरा है, यहाँ पर आता है ये बायां आलिंद के अंदर सर्वप्रथम रक्त। तो यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है बायां आलिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला प्रश्न है, एवायवी श्वसन के फलस्वरूप यीस्ट में क्या उत्पाद बनते हैं? जो एवायवी श्वसन होता है, आपको पता है ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर है, ग्लूकोज किस में टूटता है जी? पायरुवेट अम्ल में। पायरुवेट अम्ल में। पायरुवेट अम्ल आपको पता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ईस्ट के अंदर किस में टूटता है? क्या बनाता है? एक तो बनाता है एथेनॉल। क्या बनाता है? एथेनॉल। एथेनॉल बनाता है। और क्या बनाता है? CO2 बनाता है। और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ये बनती, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है लेकिन ऊर्जा बनती है। तो ये एथेनॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है और इसमें कौन सा रस सहायता करता है? जो वसा है, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर होता है, और वो भी इसको पचाने वाले देखो कुछ एंजाइम होते हैं, और एक पीतरस भी होता है। जो एक तो होता है जो पीतरस है, जो पीतरस है, जो पीतरस है वसा के जटिल अणु को, बड़े अणु को किस में बदलता है? बड़े अणु को छोटे अणु में। बड़े अणु को किस में बदलता है? छोटे अणु में बदलता है, छोटे अणु में। इसे क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलता है। एक तो ये काम करता है, एक होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज एंजाइम होता है, वो वसा को किस में बदलता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, कौन सा एंजाइम? लाइपेज। तो ये कार्य कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला, क्षुद्र आंत में, और पीतरस और लाइपेज द्वारा इसका पाचन किया जाता है वसा का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में रुधिर का एक चक्कर में कितनी बार है से गुजरता है? एक बार में कितनी बार, एक चक्कर में कितनी बार हृदय से गुजरता है? वो कितनी बार होता है? एक बार में। ठीक है, एक बार में ही, एक चक्कर में एक बार ही गुजरता है। अगला, धमनियों और सिराओं के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? देखो, धमनियों और सिराओं के मुख्य अंतर क्या होता है? सबसे पहले तो धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। जो धमनियां हैं, धमनियों के अंदर रक्तदाब क्या होता है? उच्च होता है, जबकि सिराओं के अंदर रक्तदाब निम्न होता है। धमनियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं, लेकिन सिराओं के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो धमनियां हैं वो लचीली होती है, और उनकी जो भित्तियां होती है वो क्या होती है? क्या होती है? मोटी होती है। जबकि सिराओं की जो लचीली भित्तियां हैं, लचीली नहीं होती, और भित्तियां भी मोटी नहीं होती है। ठीक है, तो
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है, जबकि सिरों की भित्ति क्या होती है, पतली। आगे अगला है, आमाशय में पेप्सिन को कार्य करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता है। देखो आमाशय के अंदर है पेप्सिन को कार्य करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो होती है अम्लीय। सबसे पहले जो जठर रस है, आमाशय से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस के अंदर निष्क्रिय पेप्सिनोजन स्रावित होता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन स्रावित होता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को अचल अम्ल जो सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। फिर ये क्या करता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन और किसमें बदलता है, एमिनो अम्ल में। किसमें बदलता है जी, एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, वो भी HCl की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है जी, देखो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव को क्या लाभ है। जो स्थलीय जीव है उसको आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक, जबकि जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जल में घुली ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, वर्काणु या नेफ्रॉन में चयनात्मक पुनः अवशोषण मुख्य रूप से किन पदार्थों का होता है। जो चयनात्मक पुनः अवशोषण है मुख्य रूप से किसका होता है, एक तो ग्लूकोज का होता है, एमिनो अम्ल का होता है, लवण और खनिज जल का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, रुधिर दाब के संदर्भ में अति तनाव हाइपरटेंशन का मुख्य क्या कारण है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण क्या है, धमनियों का सिकुड़ना, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है। वो होता है एंजाइमों का। किसके द्वारा होता है, एंजाइम का। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये जटिल अणु को किसमें तोड़ते हैं, सरल अणुओं में। जैसे विभिन्न प्रकार लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है। एमाइलेज एंजाइम है, किसका, माल्टोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, चलो अगला, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो मंड को सरल शर्करा में खंडित करता है। मंड या स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है, उसे कहते हैं लार एमिलेज या लार एमाइलेज भी कहते हैं, या फिर इसका नाम होता है टाइलिन भी कहते हैं इसको, टाइलिन। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लार एमाइलेज, जो लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अगला, मुंह से आमाशय तक, कहां से, मुंह से आमाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, कौन, भोजन। देखो यहाँ से मुंह से आमाशय तक किसके द्वारा ले जाया जा रहा है, ग्रेसिका के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रेसिका के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, ईसोफेगस भी कहते हैं इंग्लिश में, ग्रेसिका या ईसोफेगस। चलो आगे, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां किन पदार्थों को श्रावण करती है। जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियों के द्वारा क्या रस स्रावित होता है भाई, जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है, जठर रस। कौन सा रस, जठर रस होता है। जो जठर रस है इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 1.2 होता है। कितना होता है, 1.2। और इस जठर रस के अंदर एक होता है HCl, एक होता है श्लेष्मा। क्या होता है, श्लेष्मा। और एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है। जो आमाशय होता है जी, आमाशय के अंदर आंतरिक जो स्तर होता है, आंतरिक स्तर, इसके द्वारा 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित किया जाता है, एक श्लेष्मा, एक पेप्सिन और एक होता है HCl अम्ल। आंतरिक जो भित्ति है इसकी रक्षा करने, HCl अम्ल से रक्षा करने वाला पदार्थ होता है, वो होता है कौन,
सलेस्मा। कौन होता है? सलेस्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सलेस्मा या म्यूकस। वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों, जो हमारे नाक है, नाक के अंदर देखो, यहाँ पर नासा छिद्र के अंदर देखना महीन रोम पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सीलिया भी कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, जो अपन जेब से ही श्वसन अंदर लेते हैं और वायु को अंदर लेते हैं, तो वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, अब इनका क्या करता है? ये निस्यंदन करता है। तो वायु को निस्पंदित करना, धूल और रोगाणु हटाना किसका काम होता है? सीलिया या रोम का। अगला प्रश्न, गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर देखो, जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन, जिसे क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं, कुपिका कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं, जिसकी संरचना गोल गुब्बारे नुमा होती है। कैसी होती है? गोल गुब्बारे नुमा। अगला, धूम्रपान करने से कौन सी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे संक्रमण और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? संक्रमण और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। देखो, धूम्रपान करते हैं तो कौन सी संरचनाएं नष्ट हो जाती है? क्या पसलियां? पसलियां तो नष्ट नहीं होगी। सीलियां, डायाफ्राम, फुफ्फुस, तो क्या हो जाती है? धूम्रपान करने से कौन सी संरचनाएं नष्ट हो जाती है? सीलियां नष्ट हो जाती है, जिसके कारण संक्रमण और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। करेक्ट। चलो अगला, श्वास अंदर लेते समय हमारी पसलियां और डायफ्राम कैसे कार्य करते हैं? देखो, जैसे ही अपन क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो वक्ष का आयतन क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। वक्ष का आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो डायफ्राम होकर के क्या हो जाएगा? डायफ्राम क्या हो जाएगा? चपटा होकर के, देखो देखो इस पे यहाँ पर डायफ्राम है। ठीक है, जैसे ही श्वास को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम चपटा होकर क्या कर जाता है? ऊंचा हो जाता है। ठीक है, और जैसे छोड़ते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो डायफ्राम पुनः क्या कर जाता है? अनुशीतलन अवस्था में आ जाता है, अपने पुनः स्थिति में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो पसलियां नीचे आ जाती है और डायफ्राम ऊपर उड़ता है। ना जी, ये तो गलत बात है। पसलियां ऊपर उड़ती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है। पसलियां ऊपर उठ जाती है और डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं या रक्त चाप कहते हैं? रक्त दाब क्यों या रक्त चाप क्यों? अगला, फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी, देखो फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस फेफड़े, फेफड़ों के अंदर गोल गुब्बारे नुमा क्या होती है? संरचना होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कुपिका कहते हैं। और यहाँ पर ही क्या किया जाता है? यहाँ पर ही क्या किया जाता है? CO2 को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कुपिकाओं के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला, कंठ में उपास्थि के वलय, जो कंठ होता है हमारा, कंठ के अंदर उपास्थि के क्या होते हैं? वलय पाए जाते हैं। सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं, होते हैं। वलय क्यों होते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वायु मार्ग निपतित न हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है, ताकि वायु के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, इसलिए उपास्थि वलय पाए जाते हैं। आगे, पादपों में कोशिका विभाजन को निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है कोशिका विभाजन। देखो, पादप के अंदर हार्मोन होते हैं, उसकी ट्रिक होती है सो गई। कौन? वही, वो सो गई है। तो इसका मतलब होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑक्सिन, क्या होता है? ऑक्सिन। जी का मतलब होता है जिब्रेलिन, ब्रेलिन। ए का मतलब होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ई का मतलब होता है इथाइलिन, क्या होता है? इथाइलिन।
ये हार्मोन पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्सीजन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन ये बीजों के अंकुरण में क्या होता है, सहायक होता है। और एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, वर्धित संदमक हार्मोन है जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनकी मुरझाने में सहायता करता है। इथाइलिन फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, चलो तो कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, ये सिनेप्सिक दरार कहते हैं। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए बिल्कुल सोचता है, हृदय स्पंदन के लिए जी या धड़क धड़क, मस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए वो कौन सा होता है, वो होता है अनुमस्तिष्क होता है। अनुमुखी रूप से अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन कौन करता है, जो रक्त होता है उसके अंदर शर्करा उसका नियमन कौन करता है। देखो, हमारी जो ग्रंथि होती है एक अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर एक तो एल्फा, जो एल्फा कोशिका होती है, एल्फा कोशिका, उनकी एल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है भाई, ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन सा, ग्लूकेगोन हार्मोन। ये क्या करता है, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ही बीटा जो कोशिका होती है, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन। ये रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को क्या करता है, कम करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी, ये देखो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो एच आकार की पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई, गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गले में स्थित होती है। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है आयोडीन की। यदि आयोडीन की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, गलगन रोग। कौन सा, गलगन रोग हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि यानी ग्रोथ हार्मोन का स्रावित करती है। तो हमारा देखो खोपड़िया होती है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां, 3। एक होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर यानी सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, हेड मास्टर आप भी कहते हैं इन्हें। और एक होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष। एक होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी, पीनियल, जिसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। यदि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या रह जाता है, बोना खटरा रह जाता है। और यदि अधिक स्रावित हो जाता है तो व्यक्ति एकदम राक्षस प्रवृत्ति का बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, आपातकाल के समय लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, बताओ। जो हमारी शरीर है, शरीर के अंदर आपको पता है किडनी पाई जाती है। कौन पाई जाती है जी, किडनी पाई जाती है। किडनी की जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर वाले भाग, ऊपर वाले भाग पर एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अधिवर्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, अधिवर्क ग्रंथि कहते हैं, या इसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, आगे तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन। अगला, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है, वो कहाँ होती है भाई, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि
मानव मस्तिष्क के अंदर। देखो ग्रंथियों के बारे में पूरा बता देता हूँ। देखो एक तो 3 प्रकार की ग्रंथि, एक होती है पीयूष, एक होती है पीनियल, एक होती है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में। और एक पाई जाती है गले में। गले में कौन होती है? थायराइड। थायराइड कहाँ होती है? गले में, ठीक है। और एक होती है थाइमस, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे छाती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छाती में। और एक पाई जाती है, एक होती है मिर्ची के आकार की, जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय, जो अमाशय के जस्ट नीचे होती है। और एक होती है जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि उदर गुहा में पाई जाती है। और एक होती है, कौन सी? वर्षण होती है, वर्षण। कौन सी? वर्षण। और एक मादा के अंदर कौन सी होती है? मादा के अंदर अंडाशय। कौन सी होती है? अंडाशय। तो ये बात ध्यान रखोगे। तो ये होती है मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट अगला हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में हृदय की धड़कन और श्वसन दर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? आपातकालीन जो भी स्थिति आती है उस समय हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे स्रावित होता है एड्रिनलिन हार्मोन। ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या कर देता है? हृदय स्पंदन, लार आना, ये सारी की सारी क्रियाओं को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वो होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन के कारण। आगे अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला वे हार्मोन जो रक्त में शर्करा स्तर को क्या करता है? कम। वो कौन होता है भाई? इंसुलिन हार्मोन। ये तो क्या करता है? ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? अधिक शर्करा के स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। और ये क्या करता है? घटाता है। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? वो होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? गलगन रोग या गेंगा रोग। गलगन रोग भी कहते हैं, गलगन रोग कहते हैं। अगला, जब एड्रिनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो जब एड्रिनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, बिल्कुल। श्वसन दर बढ़ जाती है, बिल्कुल। ये भी बात राइट है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। क्या ऑक्सिन है? क्या साइटोकाइनिन है, या इंसुलिन है, या एड्रिनलिन है? देखो इंसुलिन तो कतई नहीं होगा। इंसुलिन एक कैसा हार्मोन है? मानव हार्मोन है, पादपों के अंदर पाया नहीं जाता है। एड्रिनलिन ये भी मानव के अंदर पाया जाता है। तो इन दोनों में से देखना है आपको कि भाई फलों और बीजों के अंदर अधिक मात्रा में, अधिक सांद्रता में कौन सा पाया जाता है? वो बताओ आप जल्दी से। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन है। जो देखो ये भी पर्सन बोर्ड में पूछ सकता है, ये भी किताब के अंदर स्पष्ट लाइन आ चुकी है, आई गई है आपके। कौन सा पादप हार्मोन फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में, अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो होता है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन होता है, जो फलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो अगला प्रश्न, पौधों में पत्तियों का मुरझाना। देखो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसका मुरझाना कौन सा हार्मोन के कारण होता है? तो वही एक ही हार्मोन है, उसका नाम होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जिसे वर्धित संदमक हार्मोन कहते हैं। ये पेड़ पौधों की ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। साइटोकाइनिन आपको पता है फलों और बीजों के अंदर है, पाया जाता है अधिक सांद्रता में, फलों एवं बीजों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन, ठीक है। और जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन क्या करता है? बीजों के अंकुरण में सहायक होता है और तनों की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है जी। चलो अगला, मादाओं में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो मादाएं हैं उनके अंदर अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? देखो
मादा होती है उनके अंदर जो अंडाशय है, अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एक तो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। जो नर होते हैं, नर के अंदर जो वर्षण होते हैं, वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अंडाशय के द्वारा आपको पता है अंडाणु भी स्रावित होते हैं, अंडाणु भी बनते हैं। और वर्षण के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। क्या? शुक्राणु। ठीक है, इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है औटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? वो होती है हमारे औटू ग्रंथि कहाँ होती है भाई? गले में। कहाँ होती है? औटू। थायराइड ग्रंथि को औटू ग्रंथि भी कहते हैं। औटू ग्रंथि, औटू ग्रंथि। औटू ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। ठीक है, तो ये हृदय के पास गर्दन में। कहाँ होती है? गर्दन में, गले के अंदर। आगे प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप किसी भी देखो जब प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है उस समय जो विद्युत आवेग जो पथ तय करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? मस्तिष्क में होता है क्या? मेरुरज्जु में होता है क्या? हृदय में? ये कर तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तंत्रिका कोशिका में सूचनाएं सबसे पहले कहाँ प्राप्त की जाती है? देखो हमारे अंदर नर्व सिस्टम पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उसके अंदर सबसे पहले सूचनाएं कहाँ प्राप्त की जाती है? वो प्राप्त की जाती है दुर्मिकाओं के द्वारा, डेंड्रोन के द्वारा। ठीक है, कहाँ प्राप्त की जाती है? दुर्मिकाओं के द्वारा। यहाँ पर प्राप्त की जाती है, इन्हें कहते हैं दुर्मिकाएं। ठीक है, इन्हें कहते हैं दुर्मिकाएं या डेंड्रोन कहते हैं। ठीक है, दुर्मिकाएं या फिर डेंड्रोन कहते हैं। और ये है, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं या फिर एक्सोन कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसे कहते हैं रेनवियर के नोड है। तो अपना आंसर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दुर्मिका डेंड्रोन। सूचनाएं कहाँ उपार्जित की जाती है? डेंड्रोन के अंदर। चलो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और वमन, वमन या उल्टी। देखो रक्तदाब, वमन, लार का आना, उल्टी, दस्त, ये सब क्रियाएं किसके द्वारा, मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा होती है। तो पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा। अगला अगला है प्रकाशानुवर्तन। फोटो फोटोपिज्म फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? यानी जल की ओर जड़ की गति? नहीं जी। प्रकाश की ओर प्रो की गति? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। आगे शरीर की भंगिमा यानी सन स्थिति, जिसे सन स्थिति भी कहते हैं। देखो सन स्थिति, सन स्थिति, भंगिमा का मतलब होता है स्थिति, सन स्थिति, सन स्थिति। ठीक है, और संतुलन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? वो करता है सेरिबिलम अनुमस्तिष्क। कौन करता है? सेरिबिलम करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर बी ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। देखो मेडुला ओब्लोगेटा क्या करता है? रक्तदाब, लार का आना, वमन, उल्टी, दस्त। आगे कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को तीव्र करने के लिए जाना जाता है और फलों और बीजों में अधिक पाया जाता है? वो होता है साइटोकाइनिन। देखो कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है, फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में भी पाया जाता है। ये एक बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है बोर्ड के अंदर, ये एनसीईआरटी लाइन के अंदर लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाने वाला है साइटोकाइनिन। अगला छुई मुई मिमोसा पुडिका के पौधे में गति का क्या कारण है? जो छुई मुई का पौधा है, आपको पता है अपन छुई मुई को जैसे पौधे को छूते हैं तो क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है। जैसे छूते सिकुड़ जाती है। प्रकाश की ओर वर्दी? नहीं जी।
जल की मात्रा में परिवर्तन यानी कोशिकाओं का फूलना या सिकुड़ना है। कोशिकाएं क्या करती है, या तो फूल जाती है या सिकुड़ जाती है, जल की मात्रा के द्वारा नियमन होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला है तंत्रिका कोशिका का वे भाग जहां विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। विद्युत आवेग का परिवर्तन किसमें किया जाता है, रासायनिक संकेत में किया जाता है, ताकि वे आगे संचरित हो सके। तो वो किया जाता है तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग पर। तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग है यानी तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा एक्सोनल एंड ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भ निरोधी युक्ति का उदाहरण है। कौन एक गर्भ निरोधक युक्ति है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके द्वारा प्रोस्टेट द्रव स्रावित होता है, ये मानव नर के अंदर पाई जाती है। शुक्राणु वाहिनी, ये भी नर के अंदर होती है। मूत्र मार्ग, ये भी किसके अंदर होता है, नर के अंदर। वो जो कॉपर टी है, ये क्या है, गर्भ निरोधन युक्ति है, जो टी आकार की होती है। कैसी होती है, टी आकार की, और किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कॉपर आयन, इसके अंदर कॉपर आयन होते हैं। ठीक है, जो शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। अगला, पराग कोष से, कहां से, पराग कोष से। देखो पराग कोष होते हैं, आपको पता है पराग कोष। ठीक है, ये पराग कोष जिसे पुंकेसर कहते हैं। पराग कोष से एक होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है, जिसका क्या होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। पराग कोष से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का के स्थानांतरण, यानी यहां से यहां आएंगे कौन, पराग कण, तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परागण कहते हैं। पराग कोष से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, पर परागण। स्व परागण कहलाता है केवल। स्व परागण कब होगा, जब परागकण है जो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्व परागण कहते हैं। जब परागण दूसरे पुष्प के किसी वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण। ठीक है, तो इसे कहते हैं परागण। अगला, यौन आरंभ में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। यौन आरंभ के दौरान लड़कियों के अंदर होने वाला एक परिवर्तन कौन सा है। देखो, चेहरे पर बाल आना, स्तन का विकास होना, वर्षण का विकास होना, शुक्राणु उत्पन्न होना। देखो, वर्षण का विकास, वर्षण लड़कियों में पाए नहीं जाते हैं, ये भी नहीं। स्तन का विकास, चेहरे पर बालों का आना, ये भी नहीं। तो स्तन का विकास, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला। अच्छा आंसर देखें तो आगे, मानव में निषेचन कहाँ होता है। जो मानव हैं उनके अंदर आपको पता है, देखो जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है, उसके अंदर क्या होता है भाई, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है, ये अंडाशय होता है एक जोड़ी, और ये फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं जिसे, या अंडवाहिनी भी कहते हैं, अंडवाहिनी भी कहते हैं, या इसका और नाम भी होता है डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी। ठीक है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो वो होती है डिम्ब वाहिनी या अंडाशय। ठीक है, अगला, अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति कितने एकल जीव द्वारा होती है। अलैंगिक जनन के अंदर एक जीव के द्वारा नई जीव का निर्माण होता है। एक जीव के द्वारा, किसके द्वारा, एक जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, इस कारण इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित लैंगिक, कौन सा जीवाणु जनित लैंगिक संचारित रोग है। कौन सा जीवाणु जनित है, देखो जीवाणु जनित रोग है, एक तो होता है कौन सा, कौन सा, गोनोरिया। कौन सा होता है, गोनोरिया। एक होता है कौन, सिफिलिस। एक तो होता है गोनोरिया और एक है सिफिलिस। ये दोनों जीवाणु जनित रोग है, यौन संचारित रोग है। एक है वायरस द्वारा, एक कौन है, वायरस के द्वारा। एक तो होता है एड्स, कौन, एड्स। एक होता है वार्ड्स, वार्ड्स जिसे क्या कहते हैं, मस्सा, लैंगिक मस्से, लैंगिक मस्से।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आने वाला भाई, जीवाणु जनित वो है गोनेरिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वार्ड्स और ये HIV एड्स क्या है, वायरस के द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग। आगे, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किस विशेष संरचना द्वारा मिलता है जो गर्भाशय की पेटी में धंसी होती है। जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है, देखो माँ के पेट के अंदर होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर एक प्लेसेंटा नामक संरचना होती है। कौन होती है भाई, प्लेसेंटा नामक संरचना होती है, उसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। जो भी इसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा एक पेशीय संरचना होती है जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम के अंदर धसी हुई रहती है। अगला, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। अंड कोशिका कहाँ बनती है, वो बनती है अंडाशय के अंदर। कहाँ बनती है जी, अंडाशय के अंदर, जो एक जोड़ी पाया जाता है जिनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। अगला, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। देखो शुक्राणु होता है, उसकी संरचना देखो, ये एक गतिशील होने के लिए देखो इस पर ये संरचना शुक्राणु की होती है। ठीक है, इसकी जो बाह्य सतह पर इसे कहते हैं कसाबिका कहते हैं, फ्लैंजिला। ठीक है, जो तैरने में सहायक होती है। ठीक है, इसे कहते हैं सीड्स हेड, सीड्स भी कहते हैं हेड। ठीक है, और ये मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग, मध्य भाग। ठीक, तो संरचना कैसी होती है, सूक्ष्म संरचनाएं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसका स्वयं का डीएनए होता है, इनका स्वयं का क्या होता है भाई, डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, बिल्कुल लंबी पूंछ है जी, इसका स्वयं के डीएनए होता है और स्वयं की इसकी पूंछ होती है तैरने के लिए, जैसे कसाबिका या फ्लैंजिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। आगे, आगे किशोरावस्था की उस अवधि को क्या कहा जाता है जब जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, बचपना, नाज, यौन आरंभ, प्यूबर्टी कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौन आरंभ के समय हमारे अंदर क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। आगे, निषेचन के पश्चात अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर क्या बनाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर क्या बनाता है। जो अंडाशय है, आपको पता है पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर अंडाशय पाया जाता है, ये होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। और ये होता है कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, वर्तिका। जो अंडाशय है, अंडाशय ग्रोथ करके इसके अंदर बार बार कोशिका विभाजन होकर के ये क्या बनाएगा, अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। क्या बनाता है, फल। और इसके अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड क्या बनाता है जी, बीजांड, बीजांड बनाता है बीज। क्या बनाता है, बीज बनाता है। तो ये तो बनाता है फल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ये क्या कहलाता है। देखो, यदि पराग कण, कौन, यदि पराग कण जैसे मानो तो ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, ये पुष्प है, और ये पुष्प का क्या है, परागकोश है। ठीक है, और ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर का क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये परागकण आकर के यहाँ टपक गया। ठीक है, ये इसी पुष्प का परागकोश है, इसी पुष्प का क्या है, वर्तिकाग्र है, ये यहाँ पर टपक गया तो उसे क्या कहेंगे, स्वयं परागण। क्या कहेंगे, स्वयं परागण। क्या कहेंगे, स्वयं परागण। जब जब परागकण उसी पुष्प के परागकोश से
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। यदि किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं, परपरागण। ठीक है, अब बात समझ आएगी। चलो अगला, निषेचन के बाद क्या बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। निषेचन के बाद क्या बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है, उससे नया पौधा बन जाता है। क्या बनता है, अंडाशय नहीं, बीजांड नहीं, युग्मनज। देखो निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन होने के बाद आपको पता है क्या बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की संभावना होती है, युग्मनज। युग्मनज होता है क्या, नहीं, क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण। ठीक है, चलो आगे। जब दो युग्मक कोशिकाएं, कौन, जब दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन करती है तो क्या बनाता है। जब दो युग्मक कोशिकाएं, जैसे मान लो एक अंडाणु है एक शुक्राणु है, आपस में क्या करी, संलयित हो गई। क्या हो गई, संलयित। और एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, आगे, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या आदि करने के लिए कौन सी कोशिका विभाजन प्रक्रिया होती है। गुणसूत्रों की संख्या आदि करने के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन आवश्यक है। कौन सा, अर्धसूत्रीय विभाजन, मियोसिस। अगला, अमीबा में जनन की कौन सी विधि दर्शाई गई है। बताओ, अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, अमीबा के अंदर कौन सी होती है, बहुखंडन ना जी, बहुखंडन ना जी, द्विखंडन, बिल्कुल द्विखंडन पाई जाती है अमीबा के अंदर, द्विखंडन अलैंगिक जनन विधि पाई जाती है। प्लेज्मोडियम जैसे जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। प्लेज्मोडियम कोई जीव होता है, प्लेज्मोडियम क्या होता है, एक जीव होता है। ये क्या होता है, जीव होता है, अनेक संतति कोशिका में क्या कर जाता है, इसकी जो बाह्य भित्ति वो फट जाती है और ये बिखर जाते हैं बाहर और नए जीवों का निर्माण हो जाता है। इसमें कौन सी विधि पाई जाती है, बहुखंडन। कौन सी विधि, बहुखंडन पाई जाती है। अगला, स्पाइरोगायरा में जनन की विधि क्या है। स्पाइरोगायरा में क्या मुकुलन है, नहीं। ये मुकुलन किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, ईस्ट में। किसमें, हाइड्रा और ईस्ट में। ये द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में। किसमें पाया जाता है, अमीबा में। बहुखंडन किसमें पाया जाता है, प्लेज्मोडियम में। किसमें, प्लेज्मोडियम में। खंडन किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में। खंडन इसमें ही पाया जाता है ना। चलो अगला प्रश्न, ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर, देखो ब्रायोफिलम एक पौधे की पत्ती होती है, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर जो एक इसकी कोर होती है, इसकी कोर पर ये जब जमीन में पड़ जाती है, इस कोर पर नई कलिका बन जाती है और नए पौधा विकसित होना शुरू हो जाता है। विकसित कलिकाएं मृदा में गिरकर किसमें विकसित हो जाती है, फूल में, फल में, नए पौधे में। तो किसमें हो जाती है, नए पौधे में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक परिवर्तन द्वारा उगाया जा सकता है। क्या चावल कायिक परिवर्तन द्वारा उगाया जा सकता है, क्या, ना। गेहूं उगाया जा सकता है, ना। आंबो, ना जी। ऑप्शन नंबर सी, गन्ना कायिक परिवर्तन द्वारा उगाया जा सकता है। गन्ने की जो तन्ना होता है, गन्ने का क्या होता है, जो तन्ना होता है, तन्ने के द्वारा कायिक परिवर्तन द्वारा इसे उगाया जा सकता है, गन्ना। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर क्या विकसित हो जाता है, हाइड्रा के अंदर एक निश्चित स्थान के अंदर क्या विकसित हो जाता है, हाइड्रा के अंदर बताओ क्या विकसित हो जाता रे, मुकुल। क्या हो जाता है, मुकुल, बड, जिसे क्या कहते हैं, बड, मुकुल कहते हैं, उभार। ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो वर्दी का संदमन और पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है एब्सिसिक अम्ल। देखो वर्दी का संदमन करता है, वर्दी का संदमन और पत्तियों को मुरझाने के लिए सहायक होता है। अगला, अमीबा में जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, वो होती कौन सी, द्विखंडन। अगला, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई,
ये आनुवंशिक गुणों के संदेश को जनक से सतत पीढ़ी में ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, उत्तक संवर्धन का उपयोग मुख्य रूप से किन पौधों के लिए किया जाता है? केवल जंगली पौधों के लिए, सजावटी पौधों के संवर्धन के लिए, अनाज उत्पादन के लिए, पौधों को नष्ट करने के लिए? ऑप्शन नंबर बी, सजावटी पौधों के संवर्धन के लिए। अगला, पुनरुत्थ भवन की क्षमता रखने वाले जीव कौन सा है? अमीबा, हाइड्रा या प्लेनेरिया, राइजोबस, लेशमानिया? तो कौन सा है भाई? पुनरुत्थ भवन, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा या प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये बाकी जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको करते हैं कल। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।